कई सारे प्रश्न हैं दोस्तों जो न्याय व्यवस्था पर प्रश्न उठाते हैं। मतलब सोचिए कितना जघन्य अपराध करने के बाद दादागिरी करते हुए लड़की के पिता की हत्या में शामिल होते हुए ये आदमी अब कोर्ट से छूट गया है और दांत दिखा रहा है। जो कोई भी ये कह रहे हैं कि न्याय हुआ है, नहीं, आपको वापस से सोचने की जरूरत है कि क्या ये न्याय है। नमस्कार साथियों, 23 दिसंबर के दिन दिल्ली हाईकोर्ट का एक फैसला आता है। फैसले में वो उन्नाव रेप केस के जो आरोपी हैं, अपराधी कहना चाहिए क्योंकि लोअर कोर्ट ने अपराध कायम कर दिया है, कुलदीप सिंह सेंगर, इसकी जो सजा है आजीवन कारावास की, उसे सस्पेंड कर देती है कोर्ट। और इसके पीछे कारण यह है कि उसकी अपील की अर्जी स्वीकार कर ली गई है। पूरे देश भर में इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। जो रेप पीड़िता है वो इस जो सजा को लंबित करना और अपराधी को बेल देने का जो कार्यवाही था हाईकोर्ट का, उसके विरुद्ध ये धरना प्रदर्शन करती है और पुलिस धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए पीड़िता को गिरफ्तार कर लेती है। मतलब अपराधी जेल के बाहर और पीड़िता जेल के भीतर। इस बात ने पूरे देश का ध्यान खींचा। मेरे पास बहुत सारे मेल्स आए हैं और लोग कह रहे हैं सर इस पर कुछ बोलिए। मैं पूरी पड़ताल करूंगा आज की इस लेक्चर में। हम बात करेंगे 2017 के जून में क्या हुआ था। हम समझेंगे कि कैसे पीड़िता जो है उसके पिता को थाने में बंद करके मार डाला गया। हम समझेंगे किस तरह से गवाहों को रोड में कुचल दिया गया। हम समझेंगे किस तरह से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है और लोग, प्रशासन, सरकार, शासन, न्यायालय क्या कर रहा है, इस पर प्रश्न भी उठाएंगे। आइए शुरू करते हैं। चलते हैं जून 2017 में। तो दोस्तों लिए चलता हूं 4 जून 2017 में। पीड़िता ने बताया कि वह विधायक कुलदीप सिंह सेंगर इसके यहां नौकरी दिलाने में मदद मांगने के लिए मिलने गई थी। ये जो कुलदीप सिंह सेंगर है इस समय बीजेपी का विधायक था। इससे पहले ये बसपा, सपा और कांग्रेस से भी विधायक रह चुका है। पीड़िता आरोप लगाती है कि उसने अपने घर पर उसका रेप किया। 11 जून 2017 का दिन आता है। 11 जून को लड़की गायब हो जाती है। इसकी रिपोर्ट लिखाई जाती है क्योंकि लड़की जो 4 जून को विधायक से मिलने गई थी वो 11 जून तक वापस लौट कर आती ही नहीं है। 20 जून 2017 को पीड़िता औरैया के गांव से मिलती है और उससे अगले दिन उन्नाव लाया जाता है। 22 जून 2017 का दिन है। पीड़िता की कोर्ट में पेशी होती है और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज किया जाता है। पीड़िता आरोप लगाती है कि पुलिस ने बयान में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का नाम नहीं लेने दिया और उसके साथ रेप हुआ है। 3 जुलाई 2017 को बयान दर्ज करवाने के 10 दिन बाद पीड़िता को पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया और पीड़िता दिल्ली आ जाती है। पीड़िता बताती है कि पुलिस ने भी उसका शोषण किया है। पीड़िता ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई। उसने गुहार लगाई कि विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उनके भाई अतुल सिंह सेंगर का नाम एफआईआर में शामिल किया जाना चाहिए। सोचिए, अब तक पुलिस ने एफआईआर में इनका नाम शामिल नहीं किया था। 24 फरवरी 2018 को आ जाते हैं। लगभग साल बीतने को आया। पीड़िता की मां सामने आती है, उन्नाव के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट का रुख करती है और सीआरपीसी के सेक्शन 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज कराने की मांग करती है। 3 अप्रैल 2018 का दिन आता है। लड़की के पिता के साथ विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह सेंगर मारपीट करते हैं। सोचो, जो लोग आरोपी हैं अपराध में, वो लड़की के पिता को डराते धमकाते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं। जो अपराधी हैं रेप के, उनका मामला एफआईआर में नहीं है, वो खुले घूम रहे हैं और वो पीड़िता के पिता को चोट पहुंचाते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं। होना क्या चाहिए था? इस विधायक और उसके भाई को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। इसका उल्टा हुआ। पुलिस ने पीड़िता के पिता को ही आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया। उसके तहत आर्म्स एक्ट की धाराएं लगाई गईं। 8 अप्रैल 2017 को पीड़िता ने विधायक पर एफआईआर दर्ज कराने को लेकर सीएम आदित्यनाथ के आवास पर धरना प्रदर्शन किया और आत्मदाह करने की कोशिश की। इस मामले में पुलिस पर उदासीनता का आरोप लगाया गया और परिवार ने आरोप लगाया कि एफआईआर दर्ज कराने के बाद उन्हें परेशान किया जा रहा है। मामला यही नहीं रुकता दोस्तों। पीड़िता और उसके परिवार पर दबाव बनाया जाता है और आ जाते हैं हम 9 अप्रैल 2018 को। पुलिस कस्टडी में पीड़िता की मौत हो जाती है। पुलिस वालों के साथ ही कुलदीप सिंह सेंगर को आरोपी बनाया जाता है। मतलब जो व्यक्ति पुलिस स्टेशन में बंद है, पुलिस कस्टडी में है, उसकी पुलिस थाने में मौत हो जाती है कस्टडी में, और एक बाहरी व्यक्ति भी उस अपराध में, उस मौत में शामिल है। क्या अंधेरगर्दी चल रही है? कानून व्यवस्था कहां है? अभी रुकिए, बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं। आपके होश उड़ जाने वाले हैं इस घटना को, इस मामले को सुन करके। 10 अप्रैल के दिन आते हैं दोस्तों। पिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन्हें 14 जगहें चोट लगने की बात सामने आती है। इस मामले में 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया जाता है और मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए जाते हैं। आते हैं 11 अप्रैल 2018 को। योगी सरकार ने यह केस सीबीआई को सौंप दिया। चलते हैं 12 अप्रैल 2018 को। नाबालिग से रेप के मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अभियुक्त बनाया जाता है। विधायक को अभियुक्त बना दिया जाता है, एफआईआर में नाम शामिल कर लिया जाता है, लेकिन बावजूद इसके विधायक की गिरफ्तारी नहीं होती है
मामला जघन्य है, रेप का मामला है, पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला बन रहा है, कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, बावजूद इसके विधायक की गिरफ्तारी नहीं होती और समझिए रेप को हुए लगभग 1 साल बीत गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान लेती है, राज्य सरकार से पूछती है कि सरकार विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार करेगी भी या नहीं, या न्यायालय को कुछ करना पड़ेगा। 13 अप्रैल 2018 में आते हैं, सीबीआई विधायक से पूछताछ करती है, उसे हिरासत में लेती है, इसके बाद गिरफ्तारी होती है और मामले में नए सिरे से एफआईआर दर्ज की जाती है। मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट को आप समझें गिरफ्तार करने के लिए प्रेशर बनाना पड़ा, हाईकोर्ट को सरकार को बोलना पड़ा, तब जाकर के गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी सीबीआई करती है, राज्य पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही है। आगे बढ़ते हैं इस मामले में क्या हुआ। अब आते हैं 11 जुलाई को। 11 जुलाई 2018 को सीबीआई इस केस में चार्जशीट दायर करती है, इसमें कुलदीप सिंह सेंगर का नाम आता है। 13 जुलाई 2018 इस मामले में दूसरी चार्जशीट आती है और पीड़िता के पिता को कथित तौर पर फंसाने के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई अतुल सेंगर को और कुछ पुलिस वालों को भी अभियुक्त बनाया जाता है। इस मामले में कुलदीप सेंगर, अतुल सेंगर सहित 7 लोग अभियुक्त बनाए जाते हैं। 28 जुलाई 2019 को आते हैं, पीड़िता अपनी चाची, मौसी और वकील के साथ रायबरेली से जा रही थी। ध्यान रखना है, इस मामले में जो पीड़िता की चाची है वो एक मुख्य गवाह थी और ये लोग एक कार में बैठकर जा रहे थे और इस कार को सरेराह टक्कर मारकर कुचल दिया जाता है एक बड़े ट्रक से, जिसमें पीड़िता की चाची और मौसी इन दोनों की मौत हो जाती है। लेकिन पीड़िता बची हुई है और उसके वकील को गंभीर चोट लगती है और ये दोनों आईसीयू में भर्ती किए जाते हैं। सोचिए, ये एक्सीडेंट का मामला नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये सोची समझी साजिश दिखाई पड़ रही है। हमको ध्यान ये भी रखना है कि इस समय तक पीड़िता को पुलिस सिक्योरिटी दी गई थी, लेकिन जिस दिन ये घटना घटती है उस दिन पुलिस वाले, सिक्योरिटी के लोग पीड़िता के साथ नहीं होते हैं। ये सब सोची समझी साजिश नहीं दिखाई पड़ रही है आपको? आइए आगे और बताता हूं आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना क्या क्या है। पीड़िता और उसके वकील का इलाज लखनऊ के किंग जॉर्ज अस्पताल में चलता है। दोनों को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा जाता है। ट्रक के साथ कार का जो एक्सीडेंट होता है उसमें ट्रक के नंबर प्लेट नहीं दिखाई पड़ते हैं, उसको ग्रीस लगाकर नंबर छुपाया गया है, यह दिखाई पड़ता है। लड़की की सुरक्षा के लिए कुल 9 सुरक्षाकर्मी दिए जाते हैं, लेकिन घटना के वक्त एक भी सुरक्षाकर्मी वहां मौजूद नहीं होता है। ये सब प्रश्न उठाते हैं सरकार की पॉलिसी पर, सरकार की नीति पर और हमारे सुरक्षा सिस्टम पर। बावजूद इसके ये पीड़िता हार नहीं मानती है, ये अपनी लड़ाई जारी रखती है, बयान दर्ज करवाती है, मामले में लगातार उपस्थित होती है और 2019 में कुलदीप सिंह सेंगर को सजा दिलवाती है। कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा होती है दोस्तों। 2 अलग अलग मामले हैं, एक मामले में उम्र कैद की सजा होती है रेप वाले मामले में, और जो पीड़िता के पिता की हत्या वाला मामला है उस मामले में उसे 10 साल की सजा होती है। ये जो रोड एक्सीडेंट हुआ इसके बारे में कोई सबूत पुलिस नहीं जुटा पाई, कौन सा ट्रक था, किसने टक्कर मारी, कहां से आया, इस बारे में ना तो कोई सबूत हमारे पास में है, ना ही किसी को सजा हुई है। फिर अचानक से क्या हो गया कि 2025 में जाकर के ये जो उम्र कैद की सजा थी इसे सस्पेंड कर दिया गया। और ऐसा क्या हुआ कि कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत पर छोड़ने की बात की गई? आइए आगे समझते हैं। लेकर आता हूं वर्तमान समय में। तो दोस्तों, वर्तमान समय में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका पेंडिंग थी। पिटिशन किस बारे में था मैं आपको समझाता हूं। पिटिशन के पीछे जो कुलदीप सिंह सेंगर है उसको जो सजा मिली है आईपीसी में, वहां सजा के लिए जो धारा तय की गई है उसमें साफ साफ ये बात लिखा हुआ है कि कोई लोक सेवक रहते हुए अपने पद यानी कि डोमिनेट करने की पोजीशन का उपयोग करते हुए किसी के साथ रेप करेगा तो उसे सजा होगी। जो प्रश्न पिटिशन में लगाया गया है वो प्रश्न ये है कि कुलदीप सिंह सेंगर एमएलए था और एमएलए लोक सेवक नहीं होता। क्या कानूनी पेंच है मैं आपको समझा दूं। 1984 का एक जजमेंट है, AR अंतुले वर्सेस RS नायक। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने AR अंतुले के मामले में कहा था कि एमएलए लोक सेवक नहीं है। लेकिन वहीं 1999 का फिर एक मामला आता है, PV नरसिम्हा राव का मामला। PV नरसिम्हा राव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ही कहती है कि MP और MLA पब्लिक सर्वेंट यानी कि लोक सेवक हैं। अब इस मामले में पेंच ये उठाया गया है कि ये जो पब्लिक सर्वेंट है या नहीं है वाली बात की गई है या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के हवाले से है। पॉक्सो एक्ट में यह वाली बात लागू नहीं होती है। यह मामला पॉक्सो के तहत चला है, तो क्या यहां भी लोक सेवक की परिभाषा वही मानी जाएगी? इस पेंच को हल करने के लिए, इस कानूनी प्रश्न को हल करने के लिए याचिका स्वीकार कर ली गई है। कानून के साथ खिलवाड़ कहा जाना चाहिए इसे। अगर यह बात साबित हो चुकी है कि वो रेपिस्ट है तो बात खत्म हो जाती है। अब आप ये अलग से तय कर लें कि उसको लोक सेवक होने के नाते रेपिस्ट मानकर सजा देनी है या उसे आम नागरिक होने के नाते रेप करने के लिए सजा देनी है। दोनों ही मामलों में आजीवन कारावास तो हो ही सकता है, बिल्कुल कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्यों इस दांव पेच में एक पीड़िता की जान को खतरे में डाला जा रहा है? पीड़िता का कहना यह है कि ये जो विधायक है ये बाहुबली है,
प्रशासन पर इसकी पकड़ है और इसके सामने पुलिस की एक नहीं चलती। क्योंकि सोचिए, सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज किया है, पुलिस ने तो एफआईआर में इसका नाम भी नहीं लिखा था। ऐसे में इसे वापस छोड़ देना, जिसने कि पीड़िता को डराया है, धमकाया है, उसके पिता की हत्या कर दी है, पीड़िता की सिक्योरिटी और सेफ्टी पर प्रश्न नहीं खड़ा करते। कई सारे प्रश्न हैं दोस्तों जो न्याय व्यवस्था पर प्रश्न उठाते हैं। मतलब सोचिए, कितना जघन्य अपराध करने के बाद, दादागिरी करते हुए, लड़की के पिता की हत्या में शामिल होते हुए ये आदमी अब कोर्ट से छूट गया है और दांत दिखा रहा है। जो कोई भी ये कह रहे हैं कि न्याय हुआ है, नहीं, आपको वापस से सोचने की जरूरत है कि क्या ये न्याय है। क्योंकि हमारा जस्टिस सिस्टम कहता है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। मैं आपको एक बात और बता दूं, जब पीड़िता धरना प्रदर्शन कर रही थी हाईकोर्ट के इस जजमेंट के खिलाफ, तो उस समय कुछ समाचार पत्र वाले गए हुए थे जिनकी रीढ़ी सीधी है, उनको वीडियो रिकॉर्ड करने नहीं दिया गया, पीड़िता से बात भी नहीं करने दी गई। न्यायपालिका के हाथ बांध दिए जाएंगे और जो चौथा स्तंभ हमारा है, जिसे हम कहते हैं न्यूज या मीडिया, इसका मुंह बंद कर दिया जाएगा, तो लोकतंत्र किस तरह से सरवाइव करेगा, लोकतंत्र का भविष्य कहां होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको कंप्लीट जानकारी इस मामले के बारे में मिली है और आपको यह भी समझ में आया है कि कुलदीप सिंह सेंगर को बरी नहीं किया गया है, कुलदीप सिंह सेंगर को माफी नहीं मिली है। फिलहाल उसकी सजा जो है सस्पेंड की गई है, क्योंकि कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है और नए निर्णय आते तक, अपील पेंडिंग रहने तक, सुप्रीम कोर्ट के भी गाइडलाइंस हैं कि सजा सस्पेंड कर दी जाती है। आपका क्या सोचना समझना है इस बारे में? आप क्या कुछ और जानना समझना चाहते हैं? जरूर हमें कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए। लोकतंत्र का बेड़ा गर्क होने नहीं देना है, देश को महान बनाना है, कानून को लोगों के लिए हितकारी बनाना है, क्योंकि अब भारतीय न्याय संहिता आ गई है। कैसे किया जाएगा, ये यक्ष प्रश्न है। फिलहाल आप और हम मिलकर प्रश्न उठाते हैं, हम प्रश्नों की मशाल जलाए हुए हैं। आप लाइक, कमेंट, शेयर का फ्यूल डालते रहिए और मसाल को जलने दीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।